बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर आफियत होंगे। इस वक्त आप लोग मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। 3-4 अहम खबरें और इन अहम खबरों की तरफ बढ़ने से पहले दरख्वास्त है कि चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें। आज के इस व्लॉग के अंदर जो मैं तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, उसमें इमरान खान साहब को दी जाने वाली एक ताज़ा ऑफ़र है, जिसके ज़रिए से जिस आदमी के ज़रिए से ये ऑफ़र सामने आई है, उसके ऊपर पूरी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ शदीद तनक़ीद कर रही है। उसे कभी एजेंट कहा जा रहा है, कभी गद्दार कहा जा रहा है। इसकी तफ़सील मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए एक बुरी खबर भी मेरे पास है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि एक पूरा प्लान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बनाया हुआ था, मगर इस बुरी खबर के बाद मुमकिना तौर पे दरमियान में से कुछ हिस्सा गायब करना पड़ेगा उस एजेंडे के जिसका ऐलान किया गया था पीटीआई की तरफ से। जिगरे वाले जितने भी नौजवान हैं, उनको कहा गया है कि आप लोग आ जाइए एक जगह पर, और ये सारे जिगरे के नौजवान जो हैं, ये कम से कम 30,000 ज़रूरत है इन नौजवानों की। और ये नौजवान क्या करेंगे, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मुतालबा किया है, और इन नौजवानों के ज़रिए क्या मकसद है जिसको हासिल किया जाएगा, इसके ऊपर तफ़सील के साथ मैं आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करने जा रही हूँ। और इस तमाम खबरों से पहले एक अहम चीज़, 2-3 दिन पहले जब डोनाल्ड लू का एक इंटरव्यू हमारे सामने, एक आप कहते हैं ग्रिलिंग हुई उसकी यूएस कांग्रेस के अंदर, उसके अंदर ब्रेट शर्मन का नाम बहुत ज़्यादा आया, क्योंकि ब्रेट शर्मन ने ये तजवीज़ दी कि डोनाल्ड लू को वापस पाकिस्तान में जाके पहले इमरान खान साहब से एक मुलाकात करनी चाहिए और उनसे इस मामले के ऊपर बातचीत करनी चाहिए। ब्रेट शर्मन के ऊपर तब से बड़ी कड़ी तनकीद भी हो रही है, और आज एक बड़ी दूर की कौड़ी आई है मेरे सामने, और ये कहाँ से आई है ये भी आपके सामने रखेंगे। ब्रेट शर्मन के हवाले से ये तासुर तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, और इस तासुर में सच्चाई ही शामिल है कि ब्रेट शर्मन प्रो इज़राइल है। अब उसके प्रो इज़राइल होने की वजह से इमरान खान साहब के ऊपर एक और नंगी तलवार आ गई है, और अवाम के सामने इस चीज़ को लाया जा रहा है कि इमरान खान के बारे में जो मौजूदा गवर्नमेंट या उनके मुखालिफिन ये कहते हैं कि वो इज़राइली एजेंट हैं, यहूदी एजेंट हैं, तो ब्रेट शर्मन की इमरान खान के लिए मोहब्बत ये ज़ाहिर करती है कि वाक़ई इमरान खान जो हैं, वो इज़राइल से फंडेड हैं, इज़राइल से फंडिंग लेते हैं, उनकी पार्टी को इज़राइल से फंडिंग आती है। अब ज़रा इसका पोस्टमार्टम करते हैं, फिर दूसरी अहम खबरों की तरफ बढ़ेंगे। मामला ये है कि सलीम साफ़ी साहब ने ये सवाल मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से, जो सेनेटर हैं, मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हैं, उनसे ये सवाल पूछा कि ब्रेट शर्मन जो हैं, वो तो प्रो इज़राइली हैं, और ऐसा क्यों है कि वो इमरान खान या वो पाकिस्तान के एक मकबूल लीडर के हक़ में बात कर रहे हैं? तो उसके ऊपर जो उनका जवाब था, वो बड़ा ज़बरदस्त था, जिसने सलीम साफ़ी साहब को भी चुप करा दिया, और जो लोग इमरान खान को इज़राइली एजेंट कहते हैं, उनको भी जवाब मिल जाएगा। मामला ये है कि वाशिंगटन के अंदर लॉबिस्ट की हैसियत में काम होता है। पाकिस्तान में तो ये है ना कि आप किसी दूसरे कैंप के लिए बात करते हैं तो आपके ऊपर तनकीद होती है, आपको एक खुडे लाइन लगा दिया जाता है अगर आपके अंदर कोई सॉफ्ट कॉर्नर किसी दूसरी जमात या लीडर के लिए नज़र आता है। मामला ये है, वाशिंगटन के अंदर बाकायदा तौर पे लॉबीज़ काम करती हैं, और इन लॉबीज़ को बाकायदा तौर पे फंड दिया जाता है। अब जितना पैसा लगाया जाए उतना ये लॉबीज़ उसके लिए काम करती हैं। वाशिंगटन के अंदर बाकायदा एक डायस्पोरा है। ये तारकीन वतन की एक लॉबी है, और तारकीन वतन जो है उसमें 90% हिस्सा पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाला है, या उन लोगों का है जो कि पीटीआई के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर अपने लिए रखते हैं अपने दिलों के अंदर। ये वहाँ पर लॉबीज़ की हैसियत में काम होता है, और जो लॉबी जितना ज़्यादा पैसा लगाए उसके ऊपर उतना ज़्यादा तेज़ी से काम होता है, और उसका मौक़िफ़ उतना तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है। अब यूएस कांग्रेस के अंदर जो ग्रिलिंग हुई, या ब्रेट शर्मन के ऊपर जो मामला आ रहा है, इनकी लॉबी को ज़्यादातर जो फंड है, वो तारकीन वतन का जाता है। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि ब्रेट शर्मन से इस ग्रिलिंग को होने से पहले एक बड़ी डिटेल मीटिंग, जो अमेरिकन लॉबी है मुसलमानों की, पाकिस्तानियों की ख़ास तौर पे, उन्होंने एक डिटेल मीटिंग उनसे की थी। उसके बाद ये यूएस कांग्रेस के अंदर 2 घंटे का ये पूरा सेशन हुआ, जिसमें डोनाल्ड लू को ग्रिल किया गया। तो ये ज़ाहिर करता है कि इमरान खान साहब इज़राइली एजेंट नहीं हैं, और ये फंड के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। और इस वक़्त जो हमारे तारकीन वतन हैं, उसकी एक बड़ी तादाद, 100 में से 90% 90% जो लोग हैं, वो इमरान खान और पीटीआई के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। अब आ जाते हैं असल खबरों की तरफ। असल खबरें ये हैं कि इमरान खान साहब को एक ताज़ा ऑफ़र हुई है। इमरान खान साहब को ऑफ़र 2 तरह से हुई है। एक तो सीटों के हवाले से इमरान खान साहब को ऑफ़र हुई है, और दूसरी ऑफ़र ये है
کہ آپ کو کسی طرح شیشے میں اتارنا چاہیے۔ عمران خان صاحب کے پاس ایک آفر جو ہے وہ صدر عارف الوی صاحب کے ذریعے گئی تھی، جو سابق صدر ہیں، ابھی ریسنٹ جن دنوں میں وہ ریٹائر ہونے کے قریب تھے، اپنی مدت پوری ہونے کے قریب۔ اور دوسری آفر جو ہے وہ پاکستان کے پولیٹیشنز کی طرف سے سیٹوں کے حوالے سے کی گئی ہے۔ اب سیٹوں والی آفر ہے، اس کے اوپر کیا معاملہ ہے، عمران خان صاحب کی کیا سوچ ہے، یہ آپ کو شیئر کرتے ہیں، اور پی ٹی آئی اس کے اوپر کیا سوچ رہی ہے۔ مگر عمران خان صاحب کو جو ابھی ریسنٹ آفر گئی تھی، عارف الوی صاحب چونکہ درمیان کا ایک راستہ نکل سکتا تھا، تو جاتے جاتے یہ آفر ان سے کروائی گئی کہ عمران خان صاحب کچھ سال کے لیے پی ٹی آئی، خاص طور پہ پاکستان کی پالیٹکس سے دور ہو جائیں، یہ پورے کیسز ان کے ختم کر دیے جائیں گے، آپ کسی چیز کے اوپر رائے نہیں دیں گے۔ تو عارف الوی صاحب کو جو ہے وہ واپس خان صاحب نے پیغام دے دیا کہ میں مرنا پسند کروں گا مگر ڈیل میں لینا پسند نہیں کروں گا۔ اب دوسرے طریقے سے جو پی ٹی آئی ہے اس کو کس طرح سے روکنے کی کوشش ہو رہی ہے ان احتجاجوں سے، جس کا سلسلہ باقاعدہ طور پہ شروع ہو چکا ہوا ہے، اور عید کے بعد اصل میں جو سڑکیں گرم ہوں گی احتجاجوں سے، وہ پی ٹی آئی عید کے بعد کرنے جا رہی ہے۔ دوسری جو آفر سیٹوں کے حوالے سے ہے اس کا انکشاف شیر افضل مروت صاحب نے کیا ہے، سمر عباس ہے اینکر، ان کے پروگرام میں بیٹھ کے، کہ ہمیں یہ آفر دی گئی ہے کہ آپ کے سامنے جنرل نشستیں 2 رکھ دیتے ہیں۔ تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ اگر تو ہم مقابلے میں جاتے ہیں، مروت صاحب کی یہ ذاتی رائے ہے، یہ پی ٹی آئی کی یا عمران خان صاحب کی رائے نہیں ہے۔ مروت صاحب کی یہ ذاتی رائے ہے کہ ہمیں بجائے یہ کہ ہماری ایک سیٹ بھی چلی جائے، جو 2 سیٹیں ہمیں مل رہی ہیں، ہمیں وہ آفر قبول کرنے چاہیے۔ یہ کسی کی بھی ایک آزاد رائے ہو سکتی ہے، آزاد سوچ ہو سکتی ہے، پارٹی کی کمیٹی کے اندر بیٹھ کے اس کے اوپر بحث مباحثہ بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ جو ساری توپوں کا رخ مروت صاحب کی طرف کر دیا گیا ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ اس کے اوپر شہباز گل صاحب نے وہاں دور سے بیٹھ کے ایک ٹویٹ ٹھوکا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی جن خاندانوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہمیں یہ آفر قبول کرنی چاہیے۔ پھر مشوانی صاحب نے بھی اس کو ریپوسٹ کیا ہے۔ ابھی یہ معاملہ عمران خان صاحب کے پاس جانا باقی ہے، جسے یقینی طور پہ عمران خان صاحب غالب امکان ہے کہ رد کر دیں گے کہ ہم ہاتھ نہیں ملائیں گے، ان مینڈیٹ چوروں کے ساتھ ہم ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ لیکن یہ مروت صاحب کی ایک آزاد سوچ تھی کہ ہمیں 2 سیٹیں اپنی بچانی چاہیے، کیونکہ اس وقت پنجاب کے اندر سے جو انکشاف انہوں نے کیا وہ بڑا خوفناک ہے۔ 40 ایم پی ایز جو ہیں پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے وہ 40 تھے جن کو توڑ لیا گیا ہے، اور ان کو توڑنے کے بعد جو حکومت کی سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو توڑنے کے بعد جو پی ٹی آئی احتجاج کرے گی، اور خاص طور پہ یہ جو لوٹے بنے ہیں ان لوٹوں کے ایریا سے لوگ نہیں نکلیں گے، تو عوام عمران خان کے ساتھ ہے۔ عوام نے عمران خان کی وجہ سے کھمبوں کو بھی جتایا، آزاد امیدواروں کو بھی جتایا، اور جو لوٹے بنے ان کو بھی جتوایا۔ اس لیے یہ عمران خان صاحب کے وی این کے لوگ ہیں، ان لوٹوں کے جانے کے بعد یا ان لوگوں کے ٹوٹنے کے بعد عوام نہیں ٹوٹنے والی۔ تو اس کی وجہ سے مروت صاحب کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے، کوئی انہیں غدار کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ہاتھ ملا لیا ہے نئی گورنمنٹ کے ساتھ۔ مختلف طریقے سے شیر افضل مروت کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کا پوائنٹ آف ویو آنے تک اس تنقید کے جو گھوڑے ہیں ان کو لگام ڈالی رکھنی چاہیے۔ مروت صاحب کے اوپر اگر آپ نے شک کرنا ہوتا تو ان کی قابلیت پہ شک نہیں ہو سکتا، ان کی عمران خان کے لیے اور جو پی ٹی آئی کے ورکر کو انہوں نے جگایا اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے اوپر شک نہیں ہو سکتا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ 23 مارچ کو گزشتہ روز مروت صاحب نے بھی سپیچ کی، اور پورے پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے وہ ایکٹیو ہوئے، انہوں نے سپیچز کی۔ اس کے اندر 30,000 نوجوانوں کی ایک ڈیمانڈ ڈالی گئی ہے، اور خان صاحب کی سپورٹ اس معاملے میں مروت صاحب کو حاصل ہے۔ باقاعدہ سے پی ٹی آئی کے اندر جو ٹائیگر فورس ہے اس کا عمل نئے سرے سے شروع ہو رہا ہے، اور اس ٹائیگر فورس کا یہ کام ہوگا کہ یہ بندوقوں کے آگے تن جائیں گے، اپنے حق کے لیے ڈٹ جائیں گے، پھر اس میں چاہے لاٹھی چلے، آنسو گیس کے شیل برسائے جائیں، واٹر کینن کا استعمال کیا جائے، یا تشدد کا کوئی بھی فیکٹر یوز کیا جائے۔ ان 30,000 نوجوانوں سے یہ کام لیا جائے گا، جو ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے ایک تو وہ بھی واپس لیا جائے گا، اور عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے اس کے لیے ایک پریشر بلڈ کیا جائے گا۔ تو نئے سرے سے پی ٹی آئی ٹائیگر فورس بنانے کی طرف عمل کر رہی ہے، اور اس کے لیے 30,000 نوجوانوں کی ڈیمانڈ ہے۔ مگر میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ 30,000 نوجوان بھی ابھی یہ کہنے کے لیے ایک بڑا نمبر نظر آ رہا ہے، مگر جتنی بڑی تعداد میں یوتھ اس وقت پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ ہے، تو 30,000 کیا 90,000 کے قریب جو ہیں وہ نوجوان اکٹھے ہو سکتے ہیں۔
इसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मामला ये है कि पहले पीटीआई को अपने अंदरूनी इख्तलाफात को अंदर की हद तक रखना चाहिए। ये जो ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, ऑफिशियल अकाउंट्स हो गए, इनके ज़रिए से अपने इख्तलाफात को सामने नहीं लाना चाहिए। उसकी वजह से यूथ आपकी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रही है। वो सोच रहे हैं कि उन्होंने मरवत साहब का साथ देना है, उन्होंने मशवानी साहब का साथ देना है, उन्होंने रऊफ हसन साहब का साथ देना है, उन्होंने शुएब शाहीन साहब का साथ देना है, अबू ज़र सलमान नियाज़ी का साथ देना है। उन्होंने किसका साथ देना है? ये मत करें, ये इख्तलाफ मत करें। और इसके ऊपर इमरान खान साहब पहले भी समझा चुके हैं बाकायदा पैगाम के ज़रिए कि ये अंदरूनी इख्तलाफात को कोर कमेटी की हद तक रखें, उसे मीडिया के सामने पब्लिक करने की या आवाम के दरमियान में पब्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं एक बुरी खबर। वो बुरी खबर जो मेरे पास है वो आपके साथ हम शेयर कर देते हैं। और बुरी खबर ये है कि पीटीआई ने अपना एक पूरा एजेंडा तरतीब दिया हुआ था पाकिस्तान में एहतजाजों के हवाले से, मैंडेट चोरी की हवाले से, अवाम की शऊर के अंदर इस पॉइंट ऑफ व्यू को लाने के हवाले से। अब 25 मार्च यानी कि मंडे को एक डिटेल मैंने आपको बताया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है आईएमएफ और पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर। और 30 मार्च की तारीख जो है वो इस्लामाबाद के अंदर पड़ाव की थी। 30 मार्च को पीटीआई एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रही थी और इस जलसे के हवाले से अवाम को भी ये बता दिया गया था कि हम एक जलसा करने जा रहे हैं। मामला ये है कि इस मामले को लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक दरख्वास्त डाली थी कि हम 30 मार्च को इस्लामाबाद में एक बहुत ही ग्रैंड जलसा करना चाहते हैं, उसकी हमें इजाज़त दी जाए। तो उसको सामने रखते हुए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी उन्होंने ये दरख्वास्त और जो फैसला था वो डीसी इस्लामाबाद के ऊपर छोड़ दिया था, जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद है उनके ऊपर छोड़ दिया था कि वो इंतजामी अमूर को देखते हैं, वो इसके ऊपर फैसला कर लें कि जलसे की इजाज़त देनी है या नहीं देनी। तो अभी कुछ लम्हात पहले जब मैं ये व्लॉग बना रही हूँ, इस डीसी इस्लामाबाद ने इमरान खान साहब और पीटीआई की जो एक दरख्वास्त थी 30 मार्च के जलसे की, उसको कैंसिल कर दिया, उसको इनकार कर दिया है। अब पीटीआई के पास 30 मार्च को इस्लामाबाद में जो पड़ाव डालना था उसकी इजाज़त उनके पास नहीं है। अब पीटीआई इसके ऊपर क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, क्योंकि ये मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि ये उन्होंने तरतीब दिया है पूरा प्लान, और पूरे पाकिस्तान के लोग, पूरे पाकिस्तान के जो नुमाइंदे हैं इमरान खान साहब के, उनको ये हुक्म था कि आप लोगों ने इस्लामाबाद पहुँचना है। अगर तो इस किस्म की कार्रवाइयाँ हुई तो जिस तरफ इशारे जा रहे हैं मिलियन मार्च हो सकता है। और इस मिलियन मार्च में अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब पीटीआई के साथ आके बैठ गए तो फिर हुकूमत के लिए हुकूमती पहिया चलाना जो है वो नामुमकिन हो जाएगा। तो इसलिए जो आज़ादी जितनी कानून के दायरे में रह के किसी भी सियासी जमात या वर्कर या लीडर को दी जा सकती है वो दी जानी चाहिए। मुमकिन तौर पर यह मामला फिर अदालत के अंदर जाएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए।